हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा छूट गया था जब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन पढ़े, उसके साथ ही पढ़ना था, बट मैंने उसको कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ा दिया। तो अब ये देखते हैं कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन कैसे होते हैं और वो कैसे लगते हैं हमारे मेंबर्स पे। सपोज हमारे पास एक प्लेट है और वो दूसरे प्लेट को कुछ ऐसे कनेक्ट कर रहा है और इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो है इस बोल्ट के थ्रू। और इस प्लेट को हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं और ये प्लेट इधर खींच रहा है। तो इस प्लेट को इधर जाने से ये बोल्ट रोक रहा है। तो बोल्ट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा। तो ये दोनों मिलके इस बोल्ट को, अगर मान लीजिए ये बोल्ट कमज़ोर हुआ तो ये बोल्ट कैसे होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ खिसक जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन भी इधर खिसक जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। तो हुआ क्या, ये बोल्ट यहाँ से शियर ऑफ हो गया। क्लियर? तो इस स्ट्रेस को जो किसी मेंबर को शियर कर दे हम लोग बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। और इसको रेजिस्ट कौन करेगा? अगर मैं बोलूं कि ये टोटल फोर्स P है तो ये अगर बोल्ट कुछ ऐसा दिखता है, बोल्ट सर्कुलर है सपोज आपका, तो कौन सा एरिया रेजिस्ट करेगा? ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन। फिलहाल अगर ये सर्कुलर बोल्ट है तो ये क्या होगा, π/4 d स्क्वायर। d क्या है? डाया ऑफ बोल्ट। क्लियर? तो ये होगा शियर स्ट्रेस का एरिया। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय कौन सा एरिया, जो शियर फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये होता है शियर स्ट्रेस, है ना। अब हम लोग शियर स्ट्रेस को जनरली अगर एक पॉइंट पे देखें तो हम ये देखते हैं कि एक पॉइंट पे शियर स्ट्रेस सपोज आता है τ1 और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हमको एक और चाहिए सेम इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का τ1। लेकिन इसके कारण क्या होगा, ये पॉइंट पे रोटेशन आएगा, है ना। ये देखिए, ये दोनों कपल फॉर्म करेंगे। तो इसको रोकने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस आता है जिनका रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, जिसको हम लोग τ2 अगर बोलते हैं। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, τ1 मस्ट बी इक्वल टू
2। क्लियर? ये है शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो इसका क्या मतलब हुआ, टाउ 1 विल बी ऑलवेज इक्वल टू टाउ 2। ठीक है। अच्छा, शियर स्ट्रेन आएगा कैसे? जैसे सपोज एक क्यूब आपको दिख रहा है, इस क्यूब में जो शियर स्ट्रेस है वो ऐसे लग रहे हैं अगर, तो यह शियर स्ट्रेस क्या करेगा, इस क्यूब को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा और ये क्यूब डिफॉर्म होके कुछ जो 90 डिग्री एंगल है वो किसी और एंगल में चेंज हो जाएगा, है ना। तो सपोज ये ओरिजिनल एंगल है, तो ये क्यूब कुछ तो ये हो गया आपका। अब ये जो एंगल है आपका, जो ओरिजिनली 90 डिग्री था, वो कितना हो गया, सपोज π/2 माइनस गामा, और ये वाला एंगल कितना होगा, γ/2, और इधर वाला भी γ/2। क्लियर? तो इस गामा को हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेन, और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे प्योर शियर। तो यहाँ से कुछ बातें नोट करने की हैं कि सबसे पहला, शियर स्ट्रेन इसके कारण इलोंगेशन कभी नहीं होगा, चेंज इन लेंथ नहीं होता, इसके कारण होता है डिफॉर्मेशन, शेप में डिफॉर्मेशन, या डिफॉर्मेशन की बजाय हम इसको बोलेंगे डिस्टॉर्शन, शेप चेंज होता है। ठीक है, ये शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस का मेन है। अच्छा, शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन को पॉजिटिव कब बोलेंगे? जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, सपोज मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस प्लेन को हम लोग पॉजिटिव एक्सिस बोलेंगे, इसके आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव एक्सिस में तो जनरली टाउ एक्स एक्स रिप्रेजेंट होता है, सॉरी टाउ एक्स वाई। तो अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स प्लेन में, सॉरी पॉजिटिव एक्स प्लेन में, और ये डायरेक्शन है शियर स्ट्रेस के एक्टिंग का, तो वो है वाई डायरेक्शन में, और वो कौन सा वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ये शियर स्ट्रेस क्या होगा, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। सेम अगर नेगेटिव एक्स प्लेन में नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो भी ये क्या है, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। बट अगर ये उल्टा होता, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव शियर स्ट्रेस, या नेगेटिव शियर प्लेन में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो भी उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव शियर स्ट्रेस। सो दिस इज इनफ अबाउट द शियर स्ट्रेस। ये एक थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था। अब इसके बाद हम लोग चालू करेंगे
टॉर्शन, तो थिन सेल और उसके हुप स्ट्रेस के बारे में मैं आपको टॉर्शन पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। टॉर्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या था, उसमें क्या क्या हमने पढ़ा वो एक बार हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। हमने देखा कि नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा विच इज इक्वल टू P बाई A, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा नॉर्मल स्ट्रेन होता है डेल यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। इसमें हमने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ हमने पढ़ा कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ये वैलिड होता है और सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, इसको जनरली हुक्स लॉ बोलते हैं। और हमने ये पढ़ा कि जब वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट ना मिल रहा हो, जैसे इस केस में, तो हम लोग एक ऑफसेट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑफसेट मेथड का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये यील्ड पॉइंट निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉइसन्स रेशियो क्या होता है। हमने पढ़ा पॉइसन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। हमने ये भी पढ़ा कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। हमने पढ़ा शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई एरिया विच इज बियरिंग द शियर, ठीक है। हमने ये पढ़ा। अच्छा, एक चीज और है, हुक्स लॉ शियर स्ट्रेस में भी होता है। तो शियर के फॉर्म में अगर हुक्स लॉ पूछा जाए तो होता है टाउ इज इक्वल टू G इंटू गामा। गामा क्या है, शियर स्ट्रेन, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, और G क्या है, इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर। उसके बाद हम एक रिलेशन और होता है G और E के बीच, दैट इज इक्वल टू G इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस म्यू, ये रिलेशन होता है। क्लियर। तो हम लोग अगर दो चीज़ें पता हो, E और पॉइजन्स रेशियो पता हो, तो हम G कैलकुलेट कर सकते हैं, या E और G पता हो तो हम पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कभी कभी आप लोग को पूछा जाता है कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स आर देयर, ठीक है। ओके। इसके बाद हमने पढ़ा थर्मल स्ट्रेस। हमने पढ़ा कि थर्मल स्ट्रेस कितना होता है, कैसा होता है। हमने पढ़ा कि अगर किसी रॉड को या बार को हम लोग यूनिफॉर्म टेम्परेचर से हीट करेंगे, सपोज डेल्टा T से हीट करेंगे, तो उसमें इलोंगेशन आएगा डेल्टा L, और वो कितना होगा, वो होगा अल्फा, दैट इज थर्मल कोफिशिएंट इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T इनटू ओरिजिनल लेंथ। और अगर हम लोग स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन क्या होगा, अल्फा इनटू डेल्टा T। और हम लोग स्ट्रेस की बात करें, थर्मल स्ट्रेस की बात करें, तो अगर दोनों एंड में स्ट्रेन रिस्ट्रिक्टेड है तो स्ट्रेन रिस्ट्रिक्शन के कारण इसमें स्ट्रेस की वैल्यू होगी E टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो दीज आर दी सम की पॉइंट्स जो हमने अभी तक पढ़ा है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और अगर कोई डाउट आएगा तो आप लोग गूगल क्लासरूम में पूछेंगे।